प्रधानमंत्री के भाषण में आत्मनिर्भरता पर बहुत ज्यादा जोर था और हमारे दो, विनोद जी, हमारे सबसे बड़े खर्चे अगर हम कहें, प्रधानमंत्री ने कहा कि इतना पैसा हम लोग इन दो चीजों में मद में हम लोग खर्च करते हैं, ऊर्जा और फर्टिलाइजर। अगर इनमें हम आत्मनिर्भर हो जाएं तो कल्पना कीजिए कि आप कितना बड़ा रिसोर्स जन कल्याण के लिए खर्च कर। जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में तो उन्होंने क्लीन ऊर्जा की जो बात की, और देखिए सौर ऊर्जा के लिए हमारी जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है उसके दिशा में काफ़ी काम हुआ है पिछले कुछ वर्षों में लगातार। और हमारी जो इधर आप देखिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र में देखिए कि जो ग्रीन व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनमें उनकी संख्या कितनी तेज बढ़ी है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी निर्भरता जो है तेल पर जो बाहर से आता है उसमें कम होगी, वो कम होती जाएगी, तो आपका पैसा भी बचेगा और आप की निर्भरता भी मतलब जो खत्म होगी। तो मुझे लगता है ऊर्जा का क्षेत्र, और न्यूक्लियर एनर्जी की बात उन्होंने की है, ऊर्जा का क्षेत्र और ये जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर में तो देखिए हम लोग पहले से ही आत्मनिर्भर थे। किसान जो खाद खुद बनाता था और खुद अपने खेतों में डालता था, अपने जानवरों से, पशुओं से वो खाद बनाता था जिसको ऑर्गेनिक खाद करके थे, और डालता था, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती थी ज़्यादा लेने की। वो तो धीरे धीरे जैसे ये सो कॉल्ड आधुनिक कृषि जो आई ना, जिसने उस खाद को रिप्लेस करके और ये फर्टिलाइजर जो है वो शुरू किया, रासायनिक खाद, हाँ रासायनिक खाद का जो असर बढ़ा, उससे क्या हुआ कि आपको फसल की उपज तो बढ़ गई लेकिन उसकी गुणवत्ता खत्म हो गई। आज लोग ऑर्गेनिक खेती तरफ क्यों जाते हैं? ऑर्गेनिक जो उत्पाद है वो आपको ज़्यादा महंगे इसीलिए मिलते हैं क्योंकि उनकी गुणवत्ता ज़्यादा है। और दुनिया भर की जो बीमारियां आ रही हैं, तो सारे रिसर्च आ गए वैज्ञानिक कि बहुत सारी बीमारियां हुई वो जो रासायनिक खाद और कीटनाशक और ये सब जो हमने इस्तेमाल किया, और ज़्यादा यील्ड लेने के चक्कर में जो हमने हाइब्रिड जो बीज वगैरह इस्तेमाल किए, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हो रही। तो प्रधानमंत्री का फोकस ये है कि एक तो पहले हम अपनी विरासत जो है, जो कृषि क्षेत्र में या ऊर्जा क्षेत्र में हमारी है, उसकी तरफ बढ़ें, और साथ साथ ऐसा ना हो कि हम कूप बंदूक न बने। जो आधुनिक रिसर्च है, जो आधुनिक तकनीक है, उसका भी इस्तेमाल करें, और जो कुछ भी हो वो भारत में ही हो। फर्टिलाइजर क्षेत्र में देखिए हमारी जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं वो तो कई बाहर के देशों को भी देती है। ओमान वगैरह में तो इफ्को ने अपनी फैक्ट्री लगाई है, क्रिप्को, इफ्को, सारी फैक्ट्रियां जो है, अगर इनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, और जितना अभी क्या होता, बहुत बड़ा बजट का हिस्सा जो है फर्टिलाइजर खरीदने में जाता है, यूरिया खरीदने में भारत का। पिछले दिनों मुझे याद है हमारे एक जानकार थे जो केमिकल फर्टिलाइजर सेक्रेटरी थे यूपीए सरकार के में, उन्होंने 70,000 करोड़ रुपए बचाए थे यूरिया के इंटरनेशनल मार्केट से, और वो उसको भारत में जो है आत्मनिर्भरता की। तो प्रधानमंत्री जी उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऊर्जा क्षेत्र और ये आपका जो है क्या कहते हैं, ऊर्जा और ये फर्टिलाइजर खाद, अगर इन दोनों में हम आत्मनिर्भर हो गए तो आप सोचिए आपकी खाद्य सुरक्षा भी बढ़ेगी, आपकी आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ेगी, और मुझे लगता है कि फिर दुनिया के देशों को आप ज्यादा बेहतर तरीके से थोड़ा समझना चाहिए। जो डीप सी एक्सप्लोरेशन मिशन की बात देवेंद्र उन्होंने की है, मुझे याद है हरदीप पुरी जी का भी पीछे एक स्टेटमेंट आया था, हम दुनिया भर के विशेषज्ञों को इनवाइट कर रहे हैं, टेंडरिंग कर रहे हैं कि आप एक्सप्लोरेशन में आइए भारत में। ये अलग बात है कि ट्रंप को पाकिस्तान में भी तेल निकालना है, लेकिन ये काम हमारा उससे पहले शुरू हो गया था। पाकिस्तान का तेल निकालना है। ट्रंप साहब तो कह रहे हैं कि भारत को भी पाकिस्तान बेचेगा तेल। वो तो डीप सी वाटर को लेकर तो लगातार रिसर्च को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस कुछ सालों से दिख ही रहा था, और अब उसको एकदम से मिशन मोड पे लिया गया है, क्योंकि उसमें न सिर्फ आपको एनर्जी के हिसाब से बल्कि बहुत सारे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं वहाँ पे नज़र आ रही है कि संभव है कि वहाँ पे वो चीज़ें हो। इस लिहाज से पीएम मोदी ने जो थ्रस्ट डाला उस पर समझा जा सकता है कि मिशन मोड पे जब लिया जा रहा हो तो कितना ज़्यादा दबाव, कितना ज़्यादा जोर है उस सेक्टर को एक्सप्लोर करने के लिए। अब बहुत सारे नए नए वेन्यू खुले भी बहुत है भाई इसी में, उसके एक्सप्लोरेशन की बात भी है। केजी बेसिन को लेकर के तो बहुत एक्सप्लोरेशन हुआ है। अब एक उन्होंने जेट इंजन की बात की कि जेट इंजन भारत में बनना चाहिए। हम कावेरी इंजन के बारे में खूब सुनते हैं जी। कावेरी इंजन से आगे एक्चुअली अब बात चल रही है, क्योंकि कावेरी इंजन निकला था, हमने टेस्ट भी किया, रशिया में जाके भी टेस्ट किया, वो अंडर पावर निकल रहा है और वो थ्रस्ट नहीं दे रहा। हमको मिनिमम 90 किलो न्यूटन्स की थ्रस्ट चाहिए अगर हम एमका पे जाते हैं, और वैसे 2 इंजन चाहिए। तो अभी हम देख रहे हैं कि हम कैसे, पहले हमने चूज किया G414 जिसमें बातचीत चल रही थी कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। अब रोल्स रॉयस के साथ बात चल रही है, साफरान के साथ बात चल रही है, जो दोनों को डेवलप करने को तैयार है न्यू जनरेशन इंजन जिनकी थ्रस्ट 110 से 120 किलो न्यूटन होगी। और आखिरी चीज जो इस पे बोलना चाहता हूं, इस वाले जेट वाले पे, कि अब जापान ने भी ऑफर कर दिया है एक बहुत अच्छा इंजन, लेकिन ये सारे के सारे
इंजन्स जो है भारत में ही बनेंगे, हम इनको चूज करेंगे और बहुत जल्दी वो डिसीजन लिया जाएगा, पर बनेगा भारत में। एक चीज मैं बोलना चाहता था, जो पंजाब की हम बात कर रहे थे और वो बड़े दिल से पास में है, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जो सिखों की परसेंटेज है वो कम होती जा रही है पंजाब के अंदर। पर मैं आपका ध्यान दूंगा, जो प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी बोला था गुरु तेग बहादुर जी के बारे में कि 350th ईयर है उनका, तो उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मार्टिडम सेलिब्रेट होता है गुरु तेग बहादुर का नवंबर के अंदर, जिसको हम मार्टिडम डे भी बोलते हैं। उनका मेन रीजन क्या था इस मार्टिडम का? जब उनको चॉइस दी गई थी, वो कश्मीरी पंडित्स को हेल्प करना चाहते थे, रोपर पे उनका अरेस्ट हुआ था, तो उस समय पे उनको ये चॉइस दी गई थी, या तो इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लें या फिर आपको मार दिया जाएगा। उनके जितने जो चेले थे उनको तो मार दिया उन्होंने, किसी को जलते हुए तेल के अंदर डाल दिया उस तरीके से, लेकिन इनका जो उन्होंने एग्जीक्यूशन किया था गुरुद्वारा सीसगंज पे चांदनी चौक के अंदर, वो सभी को मालूम है। उन्होंने अपनी आहुति दी थी ताकि हम अपने धर्म, हमारे कल्चर जो भारत का हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ है, उसको प्रिजर्व करने के लिए। लेकिन एक आखिरी चीज, मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं, जो इनका गुरु तेग बहादुर का एक सेइंग है जो कि हमारे अरदास के अंदर आती है, गुरु तेग बहादुर सिमरिए घर नौनिद आवे थाई सब थाई होए सहाय। मतलब हर जगह आप गुरु तेग बहादुर का नाम लेते हैं तो आपके घर के अंदर समृद्धि भी आएगी, शांति भी आएगी, और हर जगह उनका हाथ आपके कारोबार और सब जगह रहेगा। लास्ट चीज अगर आप मुझे 30 सेकेंड्स दे, और तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी बोलना चाहता हूं, जो आपने बड़ी अच्छी बात करी थी। चाइना ने शुरू किया था इंटेलिजेंटाइजेशन ऑफ वॉरफेयर। उन्होंने कहा था 2030 तक वो ग्लोबल पावर बन जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। इसमें उन्होंने डीप सीक को लॉन्च किया था दिसंबर में, और उसका V2 वर्जन लॉन्च किया था जनवरी के अंदर, जिस दिन ट्रंप ने टेक ओवर किया था, ये उसको मैसेज था। उसी दिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर से गिरी थी उनकी मार्केट अमेरिका की। अब भारत भी उस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहा है। हम भी अपना डीप सीक नहीं कहूंगा, ओपन एआई का चैट जीपीटी नहीं कहूंगा, हम अपना आर्टिफिशियल सिस्टम लेके आएंगे, अपने प्लेटफॉर्म्स लेके आएंगे, जो कि ना केवल बैंक्स, फाइनेंशियल सिस्टम, एयर ट्रैफिक सर्विसेज, रोड ट्रैफिक सर्विसेज, रोड मैनेजमेंट, रेलवे मैनेजमेंट, वो हर चीज में, इवन हमारे कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर और प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में भी इस्तेमाल किए जाएंगे। हम चूंकि आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे, अनंत जी, अभी हाल ही में जो कैबिनेट बैठक रही उसमें भी 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स को, प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। ये आत्मनिर्भरता की तरफ ही तो बढ़ाया गया एक और कदम है, ये अगेन एक बड़ा पुश है भारत के लिए, मेक इन इंडिया के लिए। आत्मनिर्भरता पर प्रधानमंत्री का जो बयान है उसमें बड़ी दिलचस्प उन्होंने 3-4 शब्दों का उपयोग किया है। अटक गए, भटक गए और लटक गए। ये उन्होंने कहा कि 50-60 साल पहले इसको हमने कंसीव तो किया था भारत ने, पर अटके, लटके और भटके, फाइलें दबी रह गई। हाँ, तो अटके, लटके और भटके में राजनीतिक संदेश है। और मुझे लगता है कि पूरे भाषण में जब वो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो एक पैरेलल लाइन वो साथ साथ बताते चलते हैं कि क्या क्या गड़बड़ियां पिछले 70 साल में हुई। लेकिन जिस आप सेमीकंडक्टर की बात कर रही हैं, सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त वर्ल्ड वाइड है और लोग पहले उसी को रोकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो, और टेक्नोलॉजी में इस बार भाषण पर बहुत जोर है मीनाक्षी, अगर आप ध्यान से सुने उसको, तो लगातार कहते हैं युवाओं को वही देश समृद्ध हुआ है जो तकनीकी रूप से समृद्ध रहा, वही देश आगे बढ़ा है, वही देश युद्ध जीता है जिसके पास तकनीक रही है। सही बात है। अब गोले बारूद से युद्ध वाला जमाना तो चला गया। अब एक दिन अचानक मान लीजिए कहीं सर बहुत सारे वेब सीरीज या फिल्में ऐसी बन रही हैं जिसमें यह दिखाया जाता है कि कैसे आपके फाइनेंशियल सेक्टर पे कब्जा कर लिया। अब आप जाओ और आपको पता चला कि आप बैंक में कुछ कर ही नहीं सकते, आप यूपीआई लेके खड़े हो, तो वो साइबर हैकिंग की भी जो बात उन्होंने की, साइबर सिक्योरिटी की भी हमें जरूरत है। तो सिक्योरिटी, ये सारे देश को परेशान करने और उसको नीचे धकेलने का प्रयास। और पता है आपको, एम्स पर 36 अटैक हुए हैं, साइबर 36 उनकी वेबसाइट पे, सबको नाकाम किया गया। और इसी तरह से पीएमओ की वेबसाइट पर अटैक लगातार होते रहते हैं, जिसको नाकाम किया जाता है उसके लिए एक स्पेशल सेल होता है जो लगातार उसको सुरक्षा देता है। तो इन सारी चीज़ों पर जब आत्मनिर्भरता आएगी, और आत्मनिर्भरता की एक और बात बताऊं, बड़ी रोचक तथ्य, छोटी सी बात है
प्रधानमंत्री का जो आज ये प्रसारण हुआ है, इसमें चाइनीज कैमरा इस्तेमाल नहीं हुआ। पिछले वर्ष तक चाइनीज कैमरा उपयोग में लाया जाता था, इस वर्ष मेड इन इंडिया कैमरा वहां लगाया गया है। तो छोटी छोटी चीजों से ही आत्मनिर्भरता आएगी। आत्मनिर्भरता का ये मतलब नहीं है कि हम स्वतंत्र हो गए। उन्होंने सामर्थ्य की भी बात की। आप आत्मनिर्भर होने का नारा लगाते रहो। अभी जो मैं चर्चा कर रहा था, कटक में मोहन भागवत जी ने कहा है कि जब तक स्व का तंत्र नहीं होगा,